बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे, जिसका आज की इस वीडियो में हमारे पास टॉपिक है जी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये टॉपिक इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पूरी तवज्जो से सुनेंगे और चीज़ों को साथ साथ नोट करते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम कुछ इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, जब कोई एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ में विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव करता है, तो उसकी वेलोसिटी को मेंटेन रखने के लिए किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता चला जाता है। इसी तरह से अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, तो हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि सर्कुलर पाथ में उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहती है, मतलब कि स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन सर्कुलर पाथ के हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है स्टूडेंट्स, उसमें क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ये बात देखने को मिल रही है कि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, तो फिर यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स भी एक्ट कर रही होगी। तो अगर स्टूडेंट्स एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है, तो फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा होगा। यही बात हमने चैप्टर नंबर 3 में कुछ इस तरह से डिस्कस की थी कि अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज आए, चाहे इंक्रीजिंग चाहे डिक्रीजिंग, तो इसका मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। और अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आता, बल्कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आ रहा हो, तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे देखें, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में तो चेंज नहीं आ रहा, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन स्टूडेंट्स सर्कुलर पाथ के हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। तो अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ पे फोर्स भी एक्ट कर रही होगी। और वो फोर्स किस तरह से एक्ट कर रही होगी, तो याद रखिएगा, वो फोर्स इस डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर एक्ट कर रही होगी, जिसकी वजह से बॉडी क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में जाने के बजाय सर्कुलर पाथ में बेंड हो रहा है। अगर यहाँ पे देखें कि अगर बॉडी की मोशन की डायरेक्शन ये है, तो मैं इस मोशन की डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर अगर फोर्स एक्ट करवा दूं, तो ये बॉडी भी सीधा जाने की बजाय क्या होगा, सर्कुलर पाथ में बेंड हो जाएगा। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि जो आपका पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था विद कांस्टेंट स्पीड, तो हमने देखा कि उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आ रहा था। तो अब लेट करते हैं वो पार्टिकल यहाँ पे है जिसकी स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन इस पॉइंट पे उस पार्टिकल के वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो क्या है, टेंजेंट टू द पॉइंट। तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अब टेंजेंट क्या होता है कि कर्व पाथ में किसी पॉइंट को टच करते हुए लाइन, वो आपका टेंजेंट कहलाती है। तो इस पॉइंट पे अगर आपका पार्टिकल मौजूद है, तो टेंजेंट ये होगा, तो यही आपके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो अब अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक फोर्स एक्ट कर रही होगी, जो पार्टिकल को इस डायरेक्शन में जाने की बजाय क्या करेगी, कर्व्ड पाथ में बेंड कर देगी। इसी तरह पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में निकलना चाहेगा, तो ये फोर्स क्या करेगी, उस पार्टिकल को सीधा जाने के बजाय कर्व्ड पाथ में बेंड कर देगी। इसी तरह से पार्टिकल यहाँ पहुंचा, अब पार्टिकल की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। अब पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन में निकलना चाहता है, लेकिन इस डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रही होगी, वो ये है। तो ये फोर्स क्या करेगी, उसको सीधा जाने के बजाय कर्व्ड पाथ में बेंड कर देगी। इसी तरह से पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, लेकिन इस डायरेक्शन पे एक परपेंडिकुलर फोर्स होगी, जो फोर्स इसको क्या करेगी, सीधा जाने के बजाय पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में बेंड कर देगी। तो इस तरह से आपका पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करता रहेगा। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि कोई एक ऐसी फोर्स है जो पार्टिकल को हर पॉइंट पे सीधा जाने की बजाय क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ में बेंड कर रही है। तो यही स्टूडेंट्स वो फोर्स है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रही है, पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव करने पे मजबूर कर रही है। तो यही आपकी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है, और इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज द फोर्स दैट बेंड्स द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ इनटू द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स, हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का मैथमेटिकल फार्मूला ड्राइव करना है। उस तक पहुंचने के लिए हम बुक की इस डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। लेट करें जी, हमारा पार्टिकल
यूनिफॉर्म वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था, तो सर्कल का ये सेंटर है, सेंटर से लेके सर्कल के सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि अगर सरकमफ्रेंस के किसी भी दो पॉइंट्स के बिटवीन का जो पोर्शन होता है उसे हम आर्क लेंथ का नाम देते हैं। तो ए एंड बी के बिटवीन ये वाला जो पोर्शन है इसको हम आर्क लेंथ का नाम देंगे। ठीक है जी। अब लेट करें जी पार्टिकल जब पॉइंट ए पे था तो उसके वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, टेंजेंट टू द पॉइंट, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, तो इसे हमने नाम दे दिया v1। अब याद रखिएगा इसी तरह से पॉइंट बी पे भी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो टेंजेंट टू द पॉइंट होगी, तो वो ये होगी वेलोसिटी v2 की डायरेक्शन। अब पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, सेम है, एक जैसी है, लेकिन डायरेक्शन क्या आ रही है, डिफरेंट। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है v1 इज इक्वल टू v और v2 इज इक्वल टू v। इसका मतलब मेरे पास जो a पॉइंट और b पॉइंट पे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है वो क्या है स्टूडेंट, सेम, वो क्या है, सेम। तो v1 भी v के इक्वल और v2 भी v के इक्वल, तो ये वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है जो पॉइंट a एंड पॉइंट b पे क्या होगी, सेम होगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम अपना टारगेट सेट करते हैं, क्या कि हमने देखा कि जो लीनियर स्पीड है मींस के टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो इस केस में क्या है, कांस्टेंट। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया टेंजेंशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या है स्टूडेंट्स, इस केस में कांस्टेंट। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा डायरेक्शन में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। किस चीज की डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। तो याद रखिएगा अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आ रहा हो तो तब एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। अगर स्टूडेंट्स इसी तरह से टेंजेंशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज आता तो फिर एक्सेलरेशन कौन सा होता, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता। लेकिन यहाँ पे देखें कि हमारे केस में टेंजेंशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा बल्कि टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। तो जब टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आ रहा हो तो तब एक्सेलरेशन कौन सा प्रोड्यूस होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो इसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हमने यहाँ से पहले कैलकुलेट करना है और उसके बाद फिर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहला हमारा ये टारगेट है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो ये वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये हमारे पास बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमें ये डेल्टा टी चाहिए, ये डेल्टा टी। तो इस डेल्टा टी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखें स्टूडेंट्स अगर आपका पार्टिकल पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूव करता है तो ये उसने डिस्टेंस कवर किया जो कि आर्क लेंथ के इक्वल है और उसे ए टू बी जाते हुए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर लगेगा। तो वो डेल्टा टी हमने कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं क्या स्टूडेंट्स, एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, यही क्वेश्चन होती है। यहाँ से हमें चाहिए डेल्टा टी। तो स्टूडेंट्स डेल्टा टी अपनी जगह पे और ये एस अपनी जगह पे डिवाइड बाय ये वी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गई डेल्टा टी की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स यही डेल्टा टी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यही डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो नाउ इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, नाउ इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज। तो इक्वेशन 1 को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू डेल्टा v डिवाइड बाय डेल्टा t की जगह क्या लिखूं, s ओवर v। तो ये आ गया जी s ओवर v। अब स्टूडेंट्स ये v ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जाएगी, a इज इक्वल टू v इंटू डेल्टा v डिवाइड बाय s। तो ये आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो इसको एक नज़र चेक कर लें कि कहीं हमने गलत तो नहीं लिख दी। तो ये हमारे पास क्या आ गई जी, एक्सेलरेशन की इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम अगला टारगेट सेट करेंगे। हमें चाहिए डेल्टा वी ओवर एस की कोई और वैल्यू। यहाँ से ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ से इसको हमने रिप्लेस करना है। अब कैसे रिप्लेस करेंगे, डेल्टा वी कहाँ पे है, यहाँ पे क्या आपको डेल्टा वी कहीं नज़र आ रहा है, वेलोसिटीज़ की डायरेक्शन में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यही वेलोसिटीज़ की जो डायरेक्शन में चेंज आ रहा है यही डेल्टा वी है, यही तो हमने कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि देखें इस v1 को मैंने यहाँ पे ड्रा किया, v1 आ गया, इस v1 का जो ये वेक्टर है ये यहाँ पे मैंने ड्रा कर दिया और उसके बाद जो v2 का वेक्टर है ये वाला,
इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ये V2 आ चुका है, जहाँ पे जैसे था वैसे ही आया, और ये वाला V1 है, जैसे था वैसे यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों वेलोसिटीज की डायरेक्शन में जो चेंज आ रहा है वो चेंज कौन सा है? ये वाला चेंज है, डेल्टा V। यानी कि अगर मैं V1 को इस V2 की डायरेक्शन में लेके आना चाहता हूं तो मुझे इतना चेंज चाहिए। सही हो गया? तो यही चेंज हमने कैलकुलेट करना है। तो याद रखिएगा, इन दोनों वेलोसिटीज के बिटवीन जो बनने वाला एंगल है वो भी क्या है? थीटा। और यहाँ पे दो रेडियाई के बिटवीन सेंटर पे बनने वाला जो एंगल है वो भी क्या है स्टूडेंट्स? थीटा। और ये थीटा दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। याद रख लें, इक्वल होंगे। ये मैं बाद में बात करता हूँ, पहले हम इस डेल्टा V को कैलकुलेट कर लें। ये वैसे ही फर्दर स्टेप हम कर रहे हैं इस डेल्टा V को कैलकुलेट। अगर आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप समझ लें कि ये चेंज हमें कैसे मिलेगा। स्टूडेंट्स ज़रा गौर करें कि इन 3 वेक्टर में से रिजल्टेंट कौन सा है? V1 वेक्टर है, डेल्टा V वेक्टर है और V2 वेक्टर है। इन 3 में से रिजल्टेंट कौन सा है? रिजल्टेंट के लिए कंडीशन होता है फर्स्ट के टेल से टेल ऐड हो और लास्ट के हेड से हेड ऐड हो। तो ये है रिजल्टेंट V2। इसको गौर से देखें, इस वेक्टर की टेल से रिजल्टेंट की टेल ऐड है और इस वेक्टर के हेड से हेड ऐड है। तो ये होगा आपका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट को कैसे लिखते हैं? V2 इज इक्वल टू V1 प्लस डेल्टा V। अब हमें यही रिजल्ट अपना चेंज चाहिए था ना, वेलोसिटीज की डायरेक्शन में जो चेंज है हमने यही कैलकुलेट करना था। तो ये डेल्टा V अपनी जगह पे और ये V2 अपनी जगह पे, V1 ऐड हो रहा था, इधर जाके क्या हो जाएगा? V2 के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये आ गया V1। तो ये वो चेंज आ गया वेलोसिटीज की डायरेक्शन में जो हमें चाहिए था। इसका मतलब अगर मैं V1 को V2 की डायरेक्शन में लेके आना चाहता हूँ तो मुझे इतना चेंज चाहिए, इतना चेंज चाहिए। ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमने एक चीज़ याद रखनी है कि ये भी हमारे पास एक ट्राइंगल है वेक्टर की फॉर्म में, और यहाँ पे भी हमारे पास ये एक ट्राइंगल है OAB। OAB ये भी एक ट्राइंगल है और ये PQR भी एक ट्राइंगल है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो एंगल है थीटा, ये बहुत स्मॉल लिया जा रहा है। यानी कि ये एंगल थीटा हम तब ले रहे हैं जब हमारा टाइम जो है ये अप्रोच कर रहा होगा 0 को। डेल्टा टी की जो वैल्यू है ये जब अप्रोच कर रही होगी 0 को, तब हमने ये एंगल थीटा कंसीडर किया है। ठीक है जी। तो अब इसका मतलब ये एंगल थीटा जो कि 2 रेडियाई के बिटवीन बन रहे हैं और ये एंगल थीटा 2 साइड्स के बिटवीन आ रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल में ये एंगल थीटा इक्वल होंगे, एक जैसे होंगे। अगर ये एंगल लेट करो 30 है तो ये भी 30 होगा, अगर ये एंगल 40 है तो ये एंगल भी 40 होगा। ठीक है। तो यहाँ से याद रख ले, जब भी 2 ट्राइंगल्स का एंगल सेम हो, 2 साइड्स के बिटवीन इक्वल हो, तो फिर उन ट्राइंगल्स को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल का नाम देते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऐसी ट्राइंगल्स जिनकी 2 साइड्स के बिटवीन एंगल इक्वल हो, एक जैसा हो। लेकिन याद रख ले, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती हैं जिनकी साइड्स को तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन उन साइड्स की रेशो को आप डिस्टर्ब ना कर सके। उनकी साइड्स की 2 कोई भी एडजेसेंट साइड्स हो सकती हैं, तो उन 2 एडजेसेंट साइड्स की जो रेशो हो वो क्या हो? सेम हो, एक जैसी हो, इक्वल हो। तो उनको आप डिस्टर्ब ना कर सकें, ऐसी ट्राइंगल्स को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल्स का नाम देते हैं। तो ये भी दोनों ट्राइंगल हमारे पास क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्यों स्टूडेंट्स? इनके बिटवीन जो बनने वाला एंगल है वो क्या है? एक जैसा, इक्वल है। तो इसीलिए इन 2 ट्राइंगल्स की जो 2 एडजेसेंट साइड्स की रेशो होगी वो इक्वल होगी और उनको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। साइड्स को डिस्टर्ब किया जा सकता है, लेकिन ट्राइंगल की साइड्स की रेशो को डिस्टर्ब हम नहीं कर सकते अगर वो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हों तो। क्लियर हो गया? तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी? सिमिलर, क्योंकि इनके बिटवीन बनने वाला एंगल क्या है? सेम। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एज, जैसा के। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? ट्राइंगल OAB and triangle PQR are similar students, are similar। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो जो हमारा डेल्टा टी है टाइम, वो अप्रोच कर रहा है 0 को, ये भी याद रखिएगा। और फिर जो एंगल है थीटा वो क्या लिया जा रहा है? बहुत स्मॉल। एंगल थीटा क्या लिया जा रहा है? स्मॉल।
ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है 0 को और एंगल बहुत स्मॉल लिया जा रहा है, तो इसका मतलब होगा कि इस ट्रायंगल में जो दो साइड्स की रेशो होगी, एक ये वाली ए बी साइड और एक ये रेडियस वाली आर, चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें, तो हम ये ले लेते हैं। तो अब ये जो ए बी साइड है उसमें देखें यहाँ पे हमारे पास कर्व्ड पाथ भी आ रहा है और स्ट्रेट पाथ भी आ रहा है, तो मैं कौन सा लूँगा? तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, हम क्या कह रहे हैं, डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है 0 को, तो बहुत थोड़े टाइम के लिए, एक लम्हे के लिए जो इन दो रेडियाई के बिटवीन एंगल थीटा होगा वो बहुत स्मॉल होगा, तो जिसकी वजह से जो कर्व्ड पाथ होगा यानी कि जो आर्क लेंथ होगी ये क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, यानी कि पोजीशन वेक्टर बन जाएगा यूं कह ले। तो जब भी आपका एंगल बहुत स्मॉल लिया जाए तो जो आपकी आर्क लेंथ होती है ये क्या बन जाती है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो इसीलिए हम इसको एक दूसरे के इक्वल कह सकते हैं क्योंकि एंगल बहुत स्मॉल लिया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जब डेल्टा टी अप्रोच करेगा 0 को तो फिर जो हमारे पास ए बी पाथ होगा, ए बी स्ट्रेट लाइन होगी, ये ए बी कर्व्ड पाथ के क्या होगी, इक्वल होगी, और ये दोनों इक्वल हम कर देंगे एक डिस्टेंस s के। ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम रेशो कैलकुलेट करते हैं दोनों साइड्स की। तो यहाँ से हमने साइड ले लेते हैं स्टूडेंट्स हम ए बी ओवर आर, दोनों ट्राइंगल की साइड्स की रेशो इक्वल होंगी क्योंकि दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। तो ये आ गया जी ए बी डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू, यहाँ से रेशियो ले लें स्टूडेंट्स, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय V1। याद रखिएगा मैग्नीट्यूड की रेशियो लेनी है। तो अब स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं फर्दर, ए बी कर्व्ड पाथ किसके इक्वल आ रहा है, चाहे ये लिखें चाहे ये S के इक्वल है, तो S ओवर R इज इक्वल टू डेल्टा V, तो डेल्टा V अपनी जगह पे डिवाइडेड बाय V1। स्पीड क्या है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट, तो V1 किसके इक्वल है, V के, तो मैं यहाँ पे V लिख सकता हूँ। क्लियर है जी। अब स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर अगले स्टेप में इस तरह से करते हैं कि इस V को मैं इधर ले आता हूँ और S को मैं इधर ले जाता हूँ। देखें S क्या हो रहा है, इस साइड पे मल्टीप्लाई, उस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, और ये V क्या हो रहा है, डिवाइड, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये इक्वेशन बन गई जी V ओवर R इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइड बाय S। ये आ गया स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से रिलेशन। ठीक है जी, फिर से बता देता हूँ, कुछ नहीं किया हमने, V डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई, S मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया। अब ज़रा यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो डेल्टा V ओवर S आ चुका है, यहाँ पे क्या था इक्वेशन 2 में, डेल्टा V ओवर S, इसी को तो हमने यहाँ से ख़त्म करना था, कोई और वैल्यू लेके आनी थी। तो अब देखें डेल्टा V ओवर S बन गया ना, ये किसके इक्वल आ रहा है, V ओवर R के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब अब हम इक्वेशन 2 में जाके डेल्टा V ओवर S की जगह V ओवर R लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो यही काम स्टूडेंट्स करते हैं। नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, तो A इज इक्वल टू V इंटू डेल्टा V ओवर S की जगह क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, V ओवर R। अब स्टूडेंट्स V से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, V स्क्वायर डिवाइड बाय R। तो हमारे पास यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया जी V स्क्वायर ओवर R। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये एक्सेलरेशन कौन सा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आ रहा था, तो ये एक्सेलरेशन कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन आया है ये कौन सा है जी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो V स्क्वायर ओवर R। और यहाँ पे ये भी याद रखें कि जब आपका टाइम क्या कर रहा था, अप्रोच कर रहा था 0 को, तो इसका मतलब हमारे पास ये जो एक्सेलरेशन है ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, और यही बात आपकी बुक भी यहाँ पे कह रही है। तो यहाँ पे instantaneous acceleration of an object traveling with uniform speed in a circle is directed toward the center of the circle and it is called centripetal acceleration। तो जब आपका टाइम अप्रोच कर रहा था जी 0 को, तो तब ये जो एक्सेलरेशन आया है V स्क्वायर ओवर R, ये आपके पास क्या है, इंस्टेंटेनियस, एक लम्हे के लिए जो आपके पास एक्सेलरेशन आया है वो यही एक्सेलरेशन है। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ से आपने 2-3 MCQs तैयार करने हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, और फिर उसके बाद फोर्स का फार्मूला यहाँ पे आपने प्रूफ करना है। तो यहाँ से MCQs बनाते हैं जी। सबसे पहले
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टूडेंट्स किसके, आर के। यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास v की वैल्यू कांस्टेंट हो, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, अगर v आपके पास कांस्टेंट हो या जब भी वो जनरल बात कर रहा हो तो फिर आपने यही रिलेशन यूज़ करना है, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, यानी कि ए सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर के, ठीक है, अगर v कांस्टेंट हो तो। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर इसी फार्मूले को हम थोड़ा सा आगे लेके चलें कि ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर है, तो हम जानते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा, पीछे पढ़ के आ रहे हैं। यही वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो ये फार्मूला क्या बनता है, ये बनता है जी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो एक आर से कैंसल, तो यहाँ पे बच जाएगा आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब इस फार्मूले में देखें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, आर के साथ डायरेक्ट रिलेशन बना रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिलेशन हमने यूज़ करना है या वो रिलेशन यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट कहे तो ये आर के साथ एक्सेलरेशन इनवर्स रिलेशन बनाएगा। अगर ओमेगा कांस्टेंट कहे, अगर ओमेगा कांस्टेंट कहे, ये ओमेगा अगर कांस्टेंट हो तो फिर याद रखिएगा ये कंडीशन वो एमसीक्यूज में देगा कि ओमेगा कांस्टेंट है, फिर आपने जो एक्सेलरेशन का रिलेशन लेना है आर के साथ वो डायरेक्ट लेना है, ये बात याद रख लें, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ से एक रेशो भी एमसीक्यूज तैयार करना है, रेशो वाला वो भी अक्सर आता है, तो उसको भी आपने यहाँ पे तैयार करना है कि देखें अगर हमारे पास दो कार्स हैं और उनमें से जो फर्स्ट कार है वो कर्ड पाथ में मूव कर रही है विद वेलोसिटी, यहाँ पे बल्कि मेंशन कर देता हूँ, ये एमसीक्यूज याद रखिएगा। टू कार्स हैं जिसमें से जो फर्स्ट कार है हमारे पास ये कर्व्ड पाथ में मूव कर रही है विद वेलोसिटी v1 और वो कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड कार है वो कर्व्ड पाथ में मूव कर रही है विद वेलोसिटी v2 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। और दोनों के लिए जो एक्सेलरेशन है, दोनों केसेस के लिए जो दोनों कार्स के लिए जो एक्सेलरेशन है वो क्या है स्टूडेंट्स, सेम। अगर एक्सेलरेशन सेम है तो वो आपसे पूछेगा कि कर्ड पाथ के रेडियाई की रेशो क्या है, तो हमसे वो क्या पूछेगा, रेशो ऑफ रेडियाई। तो रेशो ऑफ रेडियाई जो है कर्ड पाथ की वो आपने कैलकुलेट करनी है। फिर से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, अगर दो कार्स हमारी कर्ड पाथ में मूव कर रही हैं, फर्स्ट कार की वेलोसिटी क्या है 90 किलोमीटर पर आवर और दूसरी कार की वेलोसिटी क्या है कर्ड पाथ में 15 किलोमीटर पर आवर, दोनों के लिए जो एक्सेलरेशन है वो सेम है, दोनों का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है सेम। रेशो आपने कर्ड पाथ के रेडियाई की रेशो कैलकुलेट करनी है, तो रेशो क्या बनेगी वो हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन सबसे पहले फार्मूला सेट करते हैं। एक्सेलरेशन क्या आ रहा है जी, आर के साथ, यहाँ पे देखें उसने कहा दिया एक्सेलरेशन क्या है, सेम। अगर स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन सेम है तो कौन सा रिलेशन यूज होगा, ये वाला। देखें एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो v और r दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, तीसरी चीज़ कांस्टेंट हो सेम हो, तो जब भी दो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही हो तो उनका रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट। रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट। तो यहाँ से हम r और v की रेशो बनाते हैं, तो क्या बनेगी, r1 डिवाइड बाय r2 इज इक्वल टू v1 डिवाइड बाय v2 की स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर। क्यों जी, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हो तो दो चीज़ें डिवाइड हो रही हो तो उनका आपस में ताल्लुक क्या होता है, डायरेक्ट। तो यहाँ पे डायरेक्ट से मुराद क्या है, r1 डिवाइड बाय r2 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर ओवर v2 स्क्वायर। सही हो गया स्टूडेंट्स। तो हमें यही रेडियाई की रेशो चाहिए थी, तो ये मिल गई। v1 कितना है 90 डिवाइड बाय 15, तो इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर, होल का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको अगर स्टूडेंट्स आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 36/1। तो ये इस तरह से आपकी रेशो कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर है जी। उसके बाद स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आने से आया है। इसी तरह से अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में, टेंजेंशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज आता तो वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ से पूछ सकता है वो आपसे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बिटवीन एंगल कितना होता है, तो फिर वो याद रख ले
टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बिटवीन एंगल 90 होता है। ये भी एक छोटा सा आपका एमसीक्यू था। क्लियर है जी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सेलरेशन की ये इक्वेशन आ चुकी है, हमें चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम फटाफट अपना प्रूफ करते हैं, क्योंकि इस तरह से अगर एमसीक्यूज बनाते जाएंगे तो बहुत लेंथी होता जाएगा लेक्चर। अगर आपको फिर भी एमसीक्यूज चाहिए तो आप इसका चैप्टर यूनिट नंबर 3 एमडी कैट प्लेलिस्ट में जाके एमडी कैट यूनिट नंबर 3 की वीडियो देखेंगे तो आपको ये सारा टॉपिक कवर अप हो जाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यूज भी मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ से आगे चलना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं जी इक्वेशन नंबर 3। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, तो स्टूडेंट सेकंड लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। अब एक्सेलरेशन कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी है, सेंट्रीपिटल हमें चाहिए, तो इसको हम लिख देते हैं सबस्क्रिप्ट्स में FC इज इक्वल टू एम इनटू ए सी। तो हमें स्टूडेंट्स यही ए सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो क्या हो गया जी, एम इनटू ए सी किसके इक्वल है, वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो यही हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट करना था। ये इक्वेशन बन गई जी इक्वेशन नंबर 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करें कि सेंट्रीपिटल फोर्स आर के साथ रिलेशन क्या बना रही है, इनवर्स। कब, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। याद रखिएगा जब v कांस्टेंट हो, जब v कांस्टेंट हो फिर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी ये इनवर्स रिलेशन बनाएगी r के साथ। इसी तरह से जब आप v की जगह r ओमेगा पुट करेंगे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो फिर ये रिलेशन कैसे बनेगा, एफ सी इज इक्वल टू एम इन टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो एक एक आर से कैंसिल हो जाएगा और रिलेशन बन जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट ज़रा देखें, जब ओमेगा आपका कांस्टेंट होगा तब सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन आर के साथ डायरेक्ट होगा। ये वो कंडीशन एमसीक्यूज में देगा कि जब आपका ओमेगा व्हेन ओमेगा क्या होगा स्टूडेंट्स, कांस्टेंट, जब ओमेगा कांस्टेंट होगा फिर आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रिलेशन होगा वो आर के साथ डायरेक्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि आर के साथ इनवर्स लेना है या डायरेक्ट लेना है, वो एमसीक्यूज में मेंशन करके देगा। जब ओमेगा कांस्टेंट तो आर के साथ सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन डायरेक्ट, जब वी कांस्टेंट तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन आर के साथ इनवर्स। ठीक हो गया जी। तो आर अगर कम तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम आगे चलते हैं कि एक्सेलरेशन की भी वेक्टर फॉर्म देखते हैं यहाँ पे और सेंट्रीपिटल फोर्स की भी वेक्टर फॉर्म देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ और यहाँ पे हम दोनों की वेक्टर फॉर्म देखते हैं और साथ में वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स भी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वो भी आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं जी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्म स्टूडेंट्स। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का भी हमने फार्मूला कैलकुलेट किया, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने नेगेटिव साइन यूज कर देना है इन वेक्टर फॉर्म, या फिर इसको अगर आप यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये लिखा जाएगा ए सी इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर ओवर आर इंटू आर यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास क्या आ गई, यूनिट अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वेक्टर फॉर्म आ गई इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट्स ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर होगी। कैसे कि देखें, अगर हमारे पास एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था, ठीक है, तो सर्कल के सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस आर। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी ये, और अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड द सेंटर। तो अब जरा यहाँ पे गौर करें, आपने क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है जैसे आई यूनिट वेक्टर का अपोजिट क्या होता है, माइनस का आई। इसी तरह जे का अपोजिट क्या होता है, माइनस का जे। ऐसे ही होता है ना। अब यहाँ पे इस आर का जो अपोजिट होगा, देखें आर का जो अपोजिट है तो वो नेगेटिव होगा ना, तो इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव साइन यूज किया होगा।
ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स की वेक्टर फॉर्म, तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जी सेंट्रीपिटल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। तो स्टूडेंट्स वेक्टर फॉर्म क्या होगी सेंट्रीपिटल फोर्स की, एफ सी इज इक्वल टू माइनस का एम वी स्क्वायर ओवर आर। और अगर इसे आप यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो फिर ये स्टूडेंट्स आप इस तरह से लिखेंगे माइनस का एम वी स्क्वायर ओवर आर इंटू आर यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास क्या आ गया जी, वेक्टर फॉर्म आ गई सेंट्रीपिटल फोर्स की। अब नेगेटिव साइन क्या बता रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड द सेंटर। तो इसी तरह आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर ये हमारे पास एक बॉडी सर्कल में मूव कर रहा था तो ये उसके आर की डायरेक्शन है और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टूवर्ड दी सेंटर होगी। तो देखें आर का अपोजिट है ना एफ सी, तो इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ किया हुआ है। क्लियर हो गया जी। तो अब स्टूडेंट्स हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वर्क डन हम कैलकुलेट करते हैं बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। यही हमारे टॉपिक का लास्ट स्टेप है कि अगर हमारे पास एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था और इस पॉइंट पे स्टूडेंट्स अगर हम टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन देखें तो वो हमारे पास ये बनती है टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उसी के अलॉन्ग हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। क्लियर हो गया जी। और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड द सेंटर। तो यहाँ पे एफ सी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन एंगल कितना बन रहा है 90। तो अब हमने स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना है वर्क डन। तो वर्क डन ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी, तो एफ डी कॉस थीटा, तो एफ डी कॉस इनटू स्टूडेंट्स कितना बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन एंगल 90, तो कॉस 90 जीरो होता है। तो ये सारा क्या हो जाएगा, जीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई आंसर जीरो, तो सारा जीरो हो गया। तो वर्क क्या आ गया जी, जीरो। इसका मतलब सेंट्रीपिटल वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपका एमसीक्यूज बन जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने याद रखना है और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स और भी हो सकती हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन के एटम का अगर हम केस लें तो न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा वो ना तो एनर्जी को रेडिएट करेगा और ना ही एब्जॉर्ब करेगा। तो इस केस में अगर एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट नहीं आ रहा तो इसका मतलब होगा वर्क डन क्या है, ज़ीरो है। तो इस तरह और भी एग्जांपल ले सकते हैं लेकिन सबसे आसान एग्जांपल यही है मैथमेटिकली। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की डिस्कशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।